हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 8 जनवरी और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जिसने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड 25 ग्लोरियस ईयर, यानी इसके 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS क्या है, इसको हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे इसके बैकग्राउंड के साथ। तो BIS जो है इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जिसको कि स्टेब्लिश किया गया था अंडर BIS एक्ट 1986 के अंतर्गत, एज्यूमिंग द फंक्शन ऑफ द एस्टवाइल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कि फंक्शन करेगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के ISI के अंदर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमनेस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। किसी भी प्रोडक्ट को उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी एक्टिविटी को देखना, स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह का क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो देखना, और उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम ये करता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट में आप लोग देखते होंगे इस तरह का साइन बना हुआ हमें दिखता है। ठीक है, जो BIS का साइन या फिर ISI का मार्क जो होता है, उससे पता चलता है कि वो क्वालिटी चेक के साथ है, उसको सर्टिफिकेशन मिल गया है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और क्वालिटी जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, इट फंक्शन अंडर द एजिज ऑफ, किसके अंतर्गत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो BIS का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है इसका सिग्निफिकेंस स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है BIS जो फॉलो करता है एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गुड स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिस टू प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, यानी कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड हो सके, इसके लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जिसने पूरे वो विश्व ने जिसको एक्सेप्ट किया है एक स्टैंडर्ड को, उसको ये फॉलो करता है ताकि कंज्यूमर को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। सेकेंड इसका सिग्निफिकेंस है इसका सर्टिफिकेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, उसको एक सेल्फ मेकिंग राइट्स दिया जाता है, एक BIS स्टैंडर्ड मार्क के साथ उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिससे कि हर कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट कर दे उसके पीछे उसे ये साइन दिख जाए, ताकि उसे भी पता चले कि ये एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ प्रोडक्ट है, ताकि वो सेफली उसे यूज कर सके। BIS ऑल्सो ऑपरेट्स वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। इसके BIS और भी कई सारे वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम को फॉलो करता है, ऑपरेट करता है। एक है इसका एक हॉलमार्किंग भी है इसका। तो BIS डस हॉलमार्किंग जो है वो गोल्ड में भी ये हॉलमार्किंग करता है, सिल्वर में भी करता है, और गोल्ड बुलियंस में भी ये हॉलमार्क प्रोवाइड करता है। इस तरह के मार्क आपको देखने को मिल जाते होंगे। अगला पॉइंट है इसका लेबोरेटरी सर्विसेज, यानी BIS ने एस्टेब्लिश किया है 8 लेबोरेटरी इन द कंट्री टू कैटर टू द टेस्टिंग नीड ऑफ सैंपल्स जनरेटेड फ्रॉम कन्फ्रंटिंग असेसमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है, BIS ने एस्टेब्लिश किया है 8 लेबोरेटरी पूरे कंट्री में जो कि इस पर काम करेगी। ठीक है, इसको इट ऑल्सो स्टेब्लिश लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम। लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम को भी स्टेब्लिश किया है इसने, किसके लिए, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ आउटसाइड लेबोरेटरीज, ताकि आउटसाइड जो भी लेबोरेटरीज है उसको भी रिकॉग्निशन कर सके। ठीक है, एक BIS स्टैंडर्ड ने नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए क्या है कि वर्क एज ए फैसिलिटेटर नॉट एन ऑब्स्ट्रक्टर। ये वर्क करेगा एज ए फैसिलिटेटर, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ना कि एक ऑब्स्ट्रक्टर के रूप में करेगा। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये काम करता है, इसने वो डेवलप किया है। वर्क ऑन गैप एनालिसिस पर भी ये काम करता है, टू एक्सेस लेबोरेटरी टेस्टिंग नीड्स ऑफ द कंट्री एंड सेट अप हाई क्वालिटी मॉडर्न लैब्स अक्रॉस इंडिया, ताकि हाई क्वालिटी मॉडर्न जो भी लैब्स है उसको इंडिया में सभी जगह पर उसको सेटअप किया जा सके। क्वालिटी और स्टैंडर्ड रिवॉल्यूशन थ्रू वन नेशन वन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्वालिटी इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। क्वालिटी जो है ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो आई होप ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो ये न्यूज में इसलिए है कि इसके 75 साल पूरे हुए हैं, तो इसका एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड आपको पता रहेगा, तो आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इससे आता है तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया लास्ट चांस टू सेंटर टू रेस्पॉन्ड टू पीआईएल ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज एट स्टेट लेवल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये लास्ट चांस दिया है कि वो पीआईएल जो फाइल हुआ है कि कौन 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 से माइनॉरिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करने का काम करना है स्टेट लेवल पे, उसके लिए उससे रिस्पॉन्ड करना होगा। तो इसके लिए एक डेडलाइन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पीआईएल क्या है? पीआईएल इज सीकिंग डायरेक्शन फॉर फ्रेमिंग ऑफ गाइडलाइंस आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल। यानी स्टेट लेवल में कितने माइनॉरिटीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पीआईएल फाइल किया गया है। एज हिंदूज एज इन ए माइनॉरिटी इन 10 स्टेट्स, जो कि हिंदूज को हम देखेंगे तो वो 10 स्टेट्स में आज भी माइनॉरिटी में है। PLIA has also been sought for minority status for Hindus in 6 states and 2 union territories where number has fallen according to census 2011। एक प्लिया दिया गया था कि माइनॉरिटी जो स्टेटस है हिंदूज का वो 6 स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरीज में है, जो कि और ज़्यादा गिर रही है अगर हम लोग सेंसस 2011 के अनुसार हम लोग कंपेयर करें तो। माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं है एंड ओनली रेफर्स टू माइनॉरिटीज। राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज हैव बीन स्प्लिट आउट इन डिटेल अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 में ये स्प्लिट करके एक डिटेल में दिया हुआ है माइनॉरिटीज के बारे में। ठीक है, सेंटर ने यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी एनसीएम एक्ट पास किया था 1992 में, जो कि डिक्लेयर करता है कि मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन और जोरास्ट्रिज्म एज माइनॉरिटी। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स और जोरास्ट्रिज्म जो है वो माइनॉरिटीज के अंतर्गत आता है। इन टीएमए पाई केस 2002, टीएमए पाई केस 2002 में भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग स्टेट एज ए यूनिट एंड नॉट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज ए होल। इस केस में भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिंग्विस्टिक यानी और रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिफाइन किया गया बाय टेकिंग स्टेट एज ए यूनिट एंड नॉट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज ए होल। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 के अंतर्गत इसमें इनेक्ट किया गया कि फॉर टू सेफगार्डिंग द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज का एजुकेशनल जो राइट है उसको किस तरह से सेफगार्ड करने की बात है वो इस एक्ट के 2004 के एक्ट के द्वारा कहा गया। बेनिफिट ऑफ गेटिंग माइनॉरिटी स्टेटस, क्या क्या बेनिफिट होता है माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से? कि माइनॉरिटी कम्युनिटी एबल ऑफ एक्सक्लूसिव स्कीम, बहुत सारे स्कीम में उनको छूट होती है, जैसे रन बाय माइनॉरिटी और माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं इनके लिए। फ्रीडम टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट ड्यू टू आर्टिकल 31, कोई भी इनको आज़ादी है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट चला सकते हैं, ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में इसमें एक्सप्लेन किया गया और फ्यू अदर सेक्शंस और कुछ और सेक्शंस में भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो फ्लोट बर्ड्स फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रिसेंटली पीएनजीआरबी इनवाइटेड बिड्स अंडर 11A CGD bidding round for CGD network in 5 geographical areas। ठीक है, अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ बिड्स, जो बिड्स रखे डाले गए उसके फाइनलाइजेशन में देखा गया कि दिस राउंड्स 88% ऑफ द कंट्रीज एरिया वुड बी ऑथराइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीजीडी नेटवर्क to provide access to natural gas to approximately 98% of the country's population। सीजीडी जो रेफर करता है कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेचुरल गैस का, सप्लाई ऑफ क्लियर कुकिंग फ्यूल लाइक पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी पाइप्ड के माध्यम से इसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाना है नेचुरल गैस का, यानी कि घरों घर तक पाइप बिछाई, जैसे पानी की पाइप होती है उस तरह से गैस के पाइप हर जगह बिछाने का काम ये करता है ताकि हाउस होल्ड में उसका यूज हो सके और
और मीटर लगा हुआ होता है कि जितना आपने यूज किया उतना आपको पे करना है, एक मंथली बिल आ जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट के लिए भी ये ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्यूल का, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी जिसको सीएनजी बोला जाता है, टू व्हीकल्स में इसका यूज होगा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के जरिए इसका होगा। इसके कई सारे नेटवर्क्स हैं इंडिया में सीजीडी के। ठीक है, जैसे कि इस ये सारे आपके बहुत सारे नेटवर्क है जो पाइपलाइन के थ्रू इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है, जिसमें पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पाइप के माध्यम से ये गैस का सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो सीजीडी नेटवर्क क्या है कि ये पीएनजीआरबी जो एक्ट है 2006 का, इसने ग्रांट किया, ऑथराइजेशन किया ताकि डेवलप किया जा सकते सीजीडी नेटवर्क इंक्लूडिंग पीएनजी नेटवर्क के साथ साथ। ठीक है, सीजीडी जो सेक्टर है वो 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स पर काम करता है, जैसे सीएनजी, ठीक है, जो कि यूज करता है ऑटो फ्यूल के लिए। पीएनजी यूज करता है जैसे डोमेस्टिक या फिर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। बेनिफिट्स क्या है पीएनजी का कि ये सेफ है और सप्लाई इस पर है, कन्वीनियंट है यूज के लिए। ठीक है, वेस्टेज कम होता है इसमें, हैसल भी कम होता है, रिप्लेसमेंट जो सिलेंडर का होता है या सिलेंडर बुकिंग की जो समस्या है उस पर भी बेनिफिट मिलता है। सीएनजी में क्या बेनिफिट है कि वेरी लो लेवल ऑफ एमिशन, ठीक है, ज्यादा कार्बन एमिशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इग्नाइट ड्यू टू हाई इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट इंजरी, ज्यादा कम इंजरी का इसमें चांस है, डेथ रेट पर व्हीकल माइल जो है वो कम हो जाता है, तो काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो ये था पूरा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा जो ये बिड्स रखी गई थी, ये जो सीजीडी नेटवर्क है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे इतने सारे नेटवर्क जो है इंडिया में, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंटेशन रिलीजेस द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो है फॉर 2021-22 के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटेशन है जिसको रिलीज किया गया है, देखते हैं। तो जो एफएई जो है फर्स्ट जो इसको इंट्रोड्यूस किया था 2016-17 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जो टिपिकली पब्लिश एट एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में से एंड कर दिया गया था। फाइनेंस जो मिनिस्टर है इसको यूज करता है एफएई जीडीपी एस्टिमेट्स टू डिसाइड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स बजट एलोकेशन, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट एलोकेशन करना है उस पर ये एस्टिमेट ये डिसाइड करके देता है। दे आर द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑफ हाउ जीडीपी इज एक्सपेक्टेड, हेंस कॉल्ड एडवांस एस्टिमेट्स टू ग्रो इन दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, they do not include the formal Q3 GDP data which is published at the end February part of the second advance estimates। ठीक है, की टेक अवे ऑफ एफएई फॉर फाइनेंशियल 2022 में क्या है कि जीडीपी जो ग्रोथ है वो रियल जीडीपी, और जीडीपी जो कैलकुलेट होता है 2011-12 प्राइसेस के अंतर से विल ग्रो बाय 9.2 नॉमिनल जीडीपी, यानी 9.2 नॉमिनल जीडीपी ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, जीडीपी क्या है, जीडीपी के बारे में अगर आप जाने कि जीडीपी जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसको रेफर करता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में पूरे देश में कितना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन हुआ उसको टोटल वैल्यू जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर हुआ होगा। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक भी है, समझ में आया। नेक्स्ट है स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट विल रिकवर, बट एवरेज जो इंडियन जो टर्म्स है इनकम और एक्सपेंडिचर रिकवरी जो है वो कोविड स्टिल अभी भी है, कोविड लेवल के कारण ये जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है ये रिकवरी रेट कम है। लो प्राइवेट कंजम्पशन है, यानी वीक लेवल्स ऑफ प्राइवेट डिमांड विल मेक इट डिफिकल्ट टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो इन पब्लिक पॉलिसी मैटर्स में नो डायरेक्शन कैन बी इशूड टू पार्लियामेंट, सेंटर टू दिल्ली हाई कोर्ट। क्या है कि सेंटर जो है वो फर्दर इन्फॉर्म दिल्ली हाई कोर्ट दैट द मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इज करेंटली पेंडिंग विद द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ए यूसीसी
refers to a single law applicable to all the citizens their personal matters, जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, कस्टडी अडॉप्शन हो गया, ये सब के मामले में। ठीक है, एक सिंगल लॉ होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, it is intended to replace the system of fragmented personal laws which currently govern interpersonal relationship and related matters within different religious communities। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं यानी आर्ग्यूमेंट जो फेवरिंग करते हैं यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड को। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग स्टेट सेल endeavor to secure a UCC to make judicial procurements enforceable। यानी मोहम्मद जो अहमद खान और वर्सेस जो शाह बानो जो बेगम 1985 का केस है, और ये 1995 का केस है, इसको रेफर कर सकता है जुडिशियल प्रोक्योरमेंट के लिए। नेशनल जो इंटीग्रेशन है एज ए डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियन ग्रुप्स ब्रीड कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म। जेंडर जस्टिस एज ए मोस्टली द रिलीजियस और customary personal laws are biased in favor of men के फेवर में चला जाता है ये। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है, यूसीसी का आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सनल लॉ, कोई पर्सनल लॉ के लिए कोई एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है, मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट में ये मेंशन भी है, 3 लिस्ट है होता है ना, उसमें थर्ड जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट में ये मेंशन भी है। कॉन्ट्राडिक्ट्स टू आर्टिकल 25 जो कॉन्ट्राडिक्ट्स है टू आर्टिकल 25 individuals fundamental rights to religion article 26b right of each religious denomination against the diversity of the country। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये एक इकोनॉमिक्स से आपका एक टॉपिक आ गया करंट से, और ये वाला आपका है थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मेन टॉपिक में, उसके बाद छोटे छोटे और कई सारे पॉइंट्स उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि एशियन वाटर बिड जो सेंसस है ये बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया, इसको इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। जो AWC इज बीइंग कैरिड आउट अक्रॉस 7 वेटलैंड्स इन NCR, 7 जो वेटलैंड्स NCR में उसको ये कैरिड आउट करेगा। यानी हस्तनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, धनौरी और सूरजपुर वेटलैंड्स है इन ग्रेटर नोएडा, दिल्ली जू है और संजय लेक, ओखला बर्ड सेंचुरी, नाजगर झील और यमुना रिवर, ये वेटलैंड्स जो कैरी फॉरवर्ड करेगा NCR में। ठीक है, अबाउट AWC यानी एशियन वाटर बिड सेंसस क्या है इसको देख लेते हैं। तो कंडक्टेड ये जनवरी में कंडक्ट किया गया था लास्ट ईयर। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। ठीक है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल वाटर बिड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ग्लोबल वाटर बिड मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है ये इसका इंटीग्रल एक पार्ट है। द इंटरनेशनल वाटर बिड जो सेंसस है एक कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल करता है। IWC एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर्स ऑफ वाटर बिड्स एट वेटलैंड साइट्स। वेटलैंड साइट्स में कितने वाटर बर्ड्स है इसके नंबर के अकॉर्डिंग ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। पैरेलल विथ अदर रीजनल प्रोग्राम्स के अगर देखें तो इंटरनेशनल जो वाटर बिड सेंसस है ऑफ द इंटरनेशनल वाटर बिड सेंसस जो है वो अफ्रीका में है, यूरोप में है, वेस्ट एशिया में है, नियोट्रॉपिक्स में है और कैरेबियन में है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज नेशनल एक्शन प्लान फॉर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस सेंसस का, ऑफ द सेंसस की टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन एन एनुअल बेसिस ऑफ वाटर बर्ड पॉपुलेशन एट वेटलैंड्स इन द रिलीजन ड्यूरिंग द नॉन ब्रीडिंग पीरियड ऑफ द मोस्ट स्पीसीज जो जनवरी में है। मॉनिटर करने का काम है, ऑन एन एनुअल बेसिस पर भी मॉनिटर करने का काम है। ठीक है, और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट करना है इन वाटर बिड्स एंड वेटलैंड्स अमंग सिटीजन्स। ठीक है, तो ये था सेंसस के बारे में, वाटर बिड एशियन जो कंडक्ट होगा इंडिया में। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। आइए कुछ और
टॉपिक्स को देख लेते हैं जो न्यूज में है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ ओबीसी कोटा। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कर रहा है जो ओबीसी कोटा की वैलिडिटी को। क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज upheld the constitutional validity of the 27% reservation of for OBC in NEET UG and PG, hence allowing the resumption of counseling for NET PG and UG courses. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आया है क्या कि अपहेल्ड 10% ऑफ फॉर द 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए होगा और 27% रिजर्वेशन होगा किसके लिए? ओबीसी के लिए। किसमें? यूजीसी नेट और पीजी के लिए और इसके कोर्सेस में भी काउंसलिंग के लिए। ठीक है। और 10% होगा ईडब्ल्यूएस के लिए इन ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स है उसमें। क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो क्राइटेरिया है उसमें इंक्लूडिंग करेगा इनकम देयर होल्ड वुड बी डिसाइडेड अपॉन बाय एससी इन मार्च 2022। 8 लाख जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट है इसमें इस क्राइटेरिया में जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि वो ईडब्ल्यूएस है एज एन ओरिजिनली नोटिफाइड वुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। तो बहुत सारी क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल कर रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आएगा यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या आएगा तो उसमें उसे 10% की छूट मिलेगी। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में उसको सीट्स में इसको छूट मिलेगी। नेक्स्ट है एक टॉपिक की मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है कि द दिल्ली हाई कोर्ट हियरिंग प्लियाज सीकिंग टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन इंडिया। इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए कि एक ये भी एक क्राइम है कि मैरिटल रेप भी एक तरह से क्राइम है। ठीक है। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग मैरिटल रेप। ठीक है। इन इंडिया मैरिटल रेप इज नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ। इंडिया में मैरिटल रेप जो है वो किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं है। सेक्शन 375 जो है आईपीसी वो डील्स करता है रेप के लिए अकॉर्डिंग टू विच सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ एज 15 years इंक्रीज टू 18 years बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018। यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है एक मैन का उसके वाइफ के साथ जो एज कर दिया गया वो 15 साल कर दिया गया है। 15 साल था उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2018। और एबव इज नॉट रेप इवन इफ विदाउट हर कंसेंट। यानी कि अगर इससे इस उम्र या इससे उम्र से ज्यादा का अगर वाइफ अगर है और उसके साथ कुछ ये हो रहा है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा चाहे उसका कंसेंट हो या ना हो यानी उसकी मंजूरी हो या ना हो। सेक्शन 498 ए और आईपीसी के साथ डील करता है विथ ए वुमेन बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि ये जो डील करता है किस सब्जेक्ट में यानी कि हस्बैंड जो है वो क्रूएल्टी से उस पर बिहेव कर रहा है साथ ही साथ या फिर उसके रिलेटिव उसके साथ हस्बैंड के जो रिलेटिव वो उसके साथ क्रूएल्टी से बिहेव कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है आईपीसी के। तो ये दो सेक्शन जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो सीएसटीओ जो अराइव्ड हुए हैं कहाँ? कजाकिस्तान टू रिस्टोर ऑर्डर एंड स्प्लिटिंग अनरेस्ट इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो अनरेस्ट यानी अशांति दिख रही है उसके लिए ये ट्रीटी पहुंची है कजाकिस्तान। सीएसटीओ इन एन रशियन लीड मिलिट्री अलायंस। इस रशियन लीड मिलिट्री अलायंस है जो कि प्रोमोट करता है कलेक्टिव डिफेंस के लिए एनी मेंबर दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल एजिटेशन। ठीक है। सीएसटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी के अंतर्गत ये काम करता है जो साइन हुआ था 1992 में रशिया के द्वारा और फ्यू सेंट्रल एशियन स्टेट्स के द्वारा। सीएस2 जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस जस्ट लाइक नाटो। ये नाटो की तरह ही है। करंट मेंबर जो इसमें है वो अमानिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, क्राइज रिपब्लिक है, रशियन है और तजाकिस्तान भी है इसका मेंबर। ठीक है। ये जस्ट लाइक नाटो है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कि इंडियाज वेलकम द ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसमें ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है और यूएस है ऑन प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वार वाइल रिस्ट्रेनिंग ऑन मेंटेनिंग इट्स ओन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन।
5 keys जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस दैट early said that a nuclear war cannot be won and must never be fought while vowing to prevent the spread of atomic weapons. India's stand on nuclear weapons क्या है कि building and maintaining a credible minimum deterrence, goal of universal, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में है, नन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, तो ये इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, एक लिमिट फॉर कैश विड्रॉल किया है और मिनिमम स्टेटमेंट्स टू स्टैंडर्डाइज ट्रांजेक्शन थ्रू एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। प्रेजेंटली जो कैश विड्रॉल है माइक्रो एटीएम्स या एपीएस से, वो इसका लिमिट है 10,000 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, एपीएस इन अ बैंक लीड मॉडल विच अलाउज ऑनलाइन इंटरप्रेटेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसमिशन एट माइक्रो एटीएम थ्रू द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एट एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन से ये यूज कर सकते हैं। रिटेल एजेंट जो इंगेज है बैंक्स में, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एट लोकेशन अदर देन बैंक ब्रांच और एटीएम। यानी रिटेल एजेंट्स जो है वो भी इस बैंकिंग का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोकेशन में जहां पे बैंक या उसका एटीएम नहीं है। ठीक है, तो ये है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है सी ड्रैगन 22। क्या है? ये मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है पैसिफिक ओशियन में। ये नेशनल पार्टिसिपेंट इसमें कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, कनाडा और साउथ कोरिया है। आउट ऑफ दिस इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो है ऑल्सो पार्ट, क्वाड का भी वो पार्ट है और पार्टिसिपेट मालाबार एक्सरसाइज में भी वो है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड 2020 जो है वो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है इसको। उसके बाद राजस्थान को और थर्ड में तमिलनाडु को मिला है। ये जो अवार्ड है वो इंस्टीट्यूट टू रिकॉग्नाइज एंड इनकरेज एग्जाम प्ले वर्क एंड एफर्ट्स मेड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री अटेनिंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ ए जल समृद्ध भारत। जल समृद्ध भारत के अंतर्गत ये आता है। इट गिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग द स्टेक होल्डर्स टू अडॉप्ट ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन द कंट्री एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपुल। इसको इंस्टीट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन 2018 में। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दोनों में से एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी मकर संक्रांति के दौरान लोग यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ का किस तरह से अभी कोविड के टाइम में क्या यहाँ होगा देख लेते हैं। कोलकाता जो है हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया गया वेस्ट बंगाल को टू होल्ड दिस ईयर गंगा सागर मेला को इस बार होल्ड कर दो, कि इस बार इसको खोलो नहीं, ताकि द फ्रेश सर्च इन कोविड-19 केसेस, कोविड-19 केस जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया वेस्ट बंगाल को कि गंगा सागर मेला को अभी होल्ड कर दिया जाए। ये जो फेयर है वो गंगा सागर आइलैंड में जो कि सुंदरवन में है, यहाँ मकर संक्रांति के ओकेजन में इसे यहाँ पे खोला जाता है, तो लोग यहाँ पे काफी मात्रा में आते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंजेशन ऑफ ए पिलग्रिमेज इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट कुंभ मेला के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज है इंडिया में, जहाँ पे इतनी तादाद में लोग आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स जो है होली डिप करते हैं गंगा में, यहाँ पे डुबकी लगाते हैं बे ऑफ बंगाल में और प्रेयर करते हैं कपिल मुनि टेम्पल को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आता है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर लोगों को फायदा भी हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।